Hello everyone, welcome to my channel. Now let's continue with the next topic. Neural and chemical process of respiration is the next topic. Next topic क्या है? Neural and chemical process of respiration. Neural and chemical process of respiration. अभी इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं. इन दिस टॉपिक न्यूरल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें हमारा जो ब्रेन का सेंटर्स है, ब्रेन में ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन को इनिशिएट करने में, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले. सबसे पहला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन. ये क्या है? सेंटर. इट इज सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा में 3 कंपोनेंट्स है. सबसे पहला प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, सेकंड है आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, थर्ड है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. इसमें पहला है प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स. ये जो प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स है, ये आपके रेस्पिरेशन का पेसमेकर है. ये क्या है? रेस्पिरेशन का पेसमेकर है. सबसे पहले जब मेडुला ऑब्लोंगेटा का प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, ये जो पार्ट है, न्यूरॉन्स सेंड करेगा. ठीक है. देन विद द हेल्प ऑफ, ये क्या करेगा? न्यूरॉन्स सेंड करेगा. न्यूरॉन्स सेंड करेगा. ठीक है. देन विद द हेल्प ऑफ फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व कैसे बनी रहती है? C3, C4 एंड C5. इन तीनों से मिलकर फ्रेनिक नर्व बनती है. ठीक है. तो फ्रेनिक नर्व की हेल्प से डायफ्राम को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा. क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा. उसी के साथ क्या इनिशिएट होगी? इंस्पायरेशन. समझ में आया इतना? प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स इज अ पेसमेकर ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का इनिशिएशन करने में हेल्प करता है. जब न्यूरॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा के प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स से न्यूरॉन्स रिलीज होंगे, फ्रेनिक नर्व के पास जाएगी. फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम सबसे पहले कौन सी शिफ्ट का रहता है? मैंने बताया था डोम शिफ्ट का रहता है. जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब हम इनहेल करेंगे, वैसे ही क्या होगा? ये फ्लैट पोजिशन में जाएगा. इस तरह से फ्लैट पोजिशन में जाएगा, मतलब लंग्स में एयर वॉल्यूम फिल हो चुके हैं. ठीक है. तो प्रेशर कम होगा. ठीक है. ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी. प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, इसका ये फंक्शन है. द नेक्स्ट है आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. डॉर्सल मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा के बैक साइड में. ये कहां पे प्रेजेंट रहता है? बैक साइड में. ठीक है. तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हेल्प टू जनरेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट लीड टू राइज इन अ टीडल वॉल्यूम. जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपका टीडल वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेल, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? इट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. इट इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जैसे आपका सेल जनरली जब सोया हुआ रहता है, रेस्टिंग फेज में रहता है,
तो उसकी जो मिनट वॉल्यूम रहती है वो 70। ये आपका हो गया सेल, ठीक है। ये इंट्रासेल्यूलर, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इतना क्लियर है। ये पोटेशियम सोडियम चैनल रहती है, पता है सभी को, सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या रहता है, पोटेशियम इंट्रासेल्यूलर, और एक्स्ट्रासेल्यूलर क्या रहता है, सोडियम, सभी को पता है। एक्स्ट्रासेल्यूलर क्या रहता है, सोडियम, ठीक है। जब सेल कोई भी काम नहीं कर रहा हो, रेस्टिंग फेज पे हो, तब क्या होता है, -70 मिनट वॉल्यूम पे, ठीक है। -70 इसका, जब सेल रेस्टिंग स्टेट पे रहता है, रेस्टिंग फेज में रहता है, उससे जो वैल्यू रहती है -70 मिनट वॉल्यूम। जैसे ही सोडियम सेल में एंटर करता है, जैसे ही सोडियम सेल में एंटर करेगा, क्या होगा, डीपोलराइजेशन। मतलब ये जो सेल है अपनी जो वैल्यू है वो लॉस करेगा। +15 यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। जैसे +15 यहाँ पे ऐड होगा तो ये अपनी वैल्यू लॉस करके इसकी वैल्यू हो जाएगी -55। क्या हो जाएगी वैल्यू, -55। तो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे, इस वैल्यू पे जो सेल है एक्शन मोड पे आ जाएगा। किस मोड पे आ जाएगा, एक्शन मोड पे आ जाएगा। जैसे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से न्यूरॉन्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, वैसे ही थ्रू फ्रेनिक नर्व, ठीक है, फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होगी, वैसे सोडियम चैनल इसमें एंटर करेंगे सेल में, ठीक है। वैसे ही डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंस्पायरेशन इनिशिएट होगा। ये भी क्या करता है, आपके इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए कोई डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, विदाउट स्टिमुलेशन ये कंटिन्यूसली होती ही रहती है, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम एंटर करेगा, +15 ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो ऐड हो जाएंगी। -70 से +15 ऐड किया तो क्या वैल्यू आएगी, -55। तो -55 पे ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा और ये अपनी एक्शन मोड पे आ जाएगा। जैसे ही इसका एक्शन कंप्लीट हो गया, वैसे ये पोटेशियम जो पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स है वो लीक आउट हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, पोटेशियम लीक आउट हो जाएगी। जैसे ही पोटेशियम लीक आउट हो गए, वैसे ही ये अपनी जो वैल्यू है फिर से गेन कर लेगा। मतलब 15 जैसे यहाँ पे ऐड किया, वैसे ही ये जब लीक हो जाएंगे, ये समझ लो ये 15 मिनट वॉल्यूम है वो एक्सटेट हो गई। तो जैसे थे, जो पहली वैल्यू थी -70, वो फिर से अचीव हो जाएगी, ठीक है। फिर से दूसरी साइकिल। तो दिस इज द वर्क ऑफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या है, ये हमने क्या पढ़ा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करता है, क्या, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, जिसकी वजह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। जैसे इंस्पिरेशन हुई उसके के साथ क्या होगा, टीडल वॉल्यूम बढ़ेगी, टीडल वॉल्यूम भी राइज होगी। अभी टीडल वॉल्यूम क्या है, टीडल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सेल। टीडल वॉल्यूम क्या है, जो अमाउंट हम इनहेल करते एयर की, जो एयर हम इनहेल करते और आउट करते उसको टोटली काउंट किया जाता है, वो है टीडल वॉल्यूम। और वो अडल्ट में 500 ml रहती है। कितना, 500 ml। दिस इज द टीडल वॉल्यूम। समझ में आया था। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले रेस्टिंग फेज में था, जैसे सोडियम एंटर करेगा एक्शन मोड पे आ गया, एक्शन कंप्लीट किया,
वैसे ही एक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही ये रिलीज हो गया पोटेशियम चैनल, फिर से अपनी जो है वैल्यू वो गेन करता है। पहले तो डिपोलराइजेशन होता है, उसके बाद में डिपोलराइजेशन के साथ पूरा काम खत्म होता है, एक्शन मोड कंप्लीट, उसके बाद में फिर से रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, अगर इन एनी केसेस पोटेशियम चैनल जरूरत से ज्यादा लीक हो गए, ठीक है, अगर लीक हो गए तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपर रिपोलराइजेशन। तो जो सेल है ज्यादा ही सेडेटिव स्टेट में चला जाएगा, ज्यादा ही रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इतना क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है? अभी थर्ड टॉपिक है, थर्ड कंपोनेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, और दिस वन, this is, that is ventral respiratory group. What is it? ये क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट, मतलब ये कहां पे प्रेजेंट रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के फ्रंट साइड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसका काम क्या है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराता है। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, उसमें प्री बोल्जिंगर कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? पीस मेकर है रेस्पिरेशन का, मेनली इंस्पिरेशन कराता है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये इंस्पिरेशन में हेल्प तो करता है, बट किससे? थ्रू जनरेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करके इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। देन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये किसमें हेल्प करता है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें कंप्लीट हो चुका है। अभी और एक ब्रेन का कंपोनेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेकेंड कंपोनेंट इज पोन्स। क्या है? पोन्स वर्ड, जिसे हम पोन्स बोलते हैं। ठीक है, पोन्स में एक तो टिम्नोटैक्सिस एंड सेकेंड वन इज अपनियोस्टिक रेस्पिरेशन। एक तो प्नेमोटैक्सिक रेस्पिरेशन, सेकंड है अपनियोस्टिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो अपनियोस्टिक रेस्पिरेशन है, सॉरी अपनियोस्टिक रेस्पिरेशन और एक प्नेमोटैक्सिक रेस्पिरेशन है। देन सबसे पहले जो न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेशन है, ये जो सेंटर है न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर, ये अपर साइड में प्रेजेंट रहता है, पोन्स के अपर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। और ये अपनियोस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर ये प्रेजेंट रहता है पोन्स के लोअर सेंटर पर, लोअर पार्ट। ठीक है, जो इमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर है वो रेस्पिरेटरी रेट और एक्सपायरेशन को मेंटेन करता है। इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन रेट एंड एक्सपायरेशन, आरआर और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। और जो अपनियोस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इंस्पिरेशन एंड इसकी डेप्थ को कंट्रोल करता है। इतना क्लियर है दोनों के फंक्शन? अगर पेशेंट इंस्पिरेशन ज्यादा करता है या फिर डेप्थ बढ़ गई तो इसके जो फंक्शन से अल्टर हो गए, इसके फंक्शन को ये कंट्रोल करेंगे। अगर पेशेंट का आरआर बढ़ गया या फिर एक्सपायरेशन बढ़ गया तो इसके फंक्शन को अपनियोस्टिक सेंटर कंट्रोल करेगा। इतना क्लियर है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अपनियोस्टिक सेंटर दोनों के फंक्शन है, याद रहेंगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रेट को और एक्सपायरेशन करने में हेल्प करता है। जो अपनियोस्टिक रेस्पिरेटरी सेंटर है
वो इंस्पिरेशन में और इंस्पिरेशन की डेप्थ में हेल्प करता है। ठीक है, अगर इनके फंक्शंस अल्टर भी हो गए तो ये दोनों, नेमोटैक्टिक सेंटर इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है और अपोप्टोसिस सेंटर इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर? इतना क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी अभी हमारी बॉडी में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। जनरली जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल सरफेस में, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के फोर्थ वेंट्रिकल के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके आगे वाले पार्ट पे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। अभी इसका काम क्या है? जब भी आपकी बॉडी में, जबकि किसी की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, जरूरत से ज्यादा होगा, तब ये सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो सेंटर कीमोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होंगे जब भी CO2 बढ़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट रहता है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एक तो आपके कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहां पे बाइफर्केट होते हैं, जहां पे डिवाइड होते हैं, वहां पे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। और सेकेंड, आर्क ऑफ अओर्टा इसमें प्रेजेंट रहता है। इन दोनों साइड पे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। और जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लो होता है, जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लो होगा, तब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर क्या होंगे? स्टिमुलेट हो गए। जो कहां पे प्रेजेंट है? कैरोटिड आर्टरी में और आर्क ऑफ अओर्टा में। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होंगे और जो ऑक्सीजन की लैक हो रही है हमारी बॉडी में, डिप्राइवेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे। क्लियर है इतना?